नमस्कार साथियों। बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के पेपर सेकंड के इस पार्ट में आज हम पितृम सोरोकिन के समाजशास्त्री सिद्धांतों के क्रम में हम पढ़ेंगे सामाजिक गतिशीलता के बारे में। पितृम सोरोकिन ने सोशल मोबिलिटी का जो सिद्धांत दिया है उसके अंतर्गत हम उसके अर्थ, उसके प्रकार, उसके सिद्धांत की जो व्याख्या है इसको हम पढ़ेंगे। साथियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सिद्धांत अपने आप काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यह बड़े प्रश्नों के अंतर्गत आता रहता है। सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता से सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले उस स्थानांतरण की प्रक्रिया का बोध होता है जिसके अंतर्गत समाज के सदस्य एक पद से दूसरे पद अथवा एक स्थान से या एक पेशे से दूसरे पेशे की ओर चलायमान होते हैं। संक्षेप में सामाजिक गतिशीलता समाज के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, पद या पेशे में होने वाले हेरफेर, रूपांतरण या परिवर्तन का परिचायक है। अब सामाजिक गतिशीलता का अर्थ। सोरोकिन ने लिखा है, एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य अर्थात मानव क्रियाकलाप द्वारा बनाई या रूपांतरित किसी भी चीज में एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अपनी इस परिभाषा में सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को अत्यधिक व्यापक रूप में देखा और इसलिए इन्होंने मानव द्वारा बनाई या रूपांतरित की किसी भी चीज़ में, चाहे वह एक व्यक्ति हो या सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य, एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति को स्थानांतरण की प्रक्रिया को सामाजिक गतिशीलता कहा है। इसका सरल तात्पर्य यही हुआ कि संपूर्ण सामाजिक जीवन दो प्रकार के तथ्यों से बना हुआ है। एक तो वे तथ्य जो कि प्रकृति की देन है और जिन्हें कि मनुष्य ने नहीं बनाया है। दूसरा वे तथ्य जो मानव द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के द्वारा जिन्हें अदला बदला जाता है। इस दूसरी श्रेणी के तथ्यों, व्यक्ति, वस्तु या मूल्य की सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन या स्थानांतरण को ही सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता कहा है। इस अर्थ में यदि एक व्यक्ति निम्न आर्थिक वर्ग से उच्च आर्थिक वर्ग का सदस्य बन जाता है तो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में होने वाला यह परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। इस प्रकार यदि टेलीविजन का प्रयोग उच्च अभिजात परिवारों से सामान्य जनता के परिवारों में फैल जाता है तो वह भी सामाजिक गतिशीलता है। उसी तरह सामाजिक मूल्यों में भी सामाजिक गतिशीलता हो सकती है, जैसे कि नक्सलवादी विचारधारा बंगाल से देश के अन्य भागों में स्थानांतरित हो गई है। इसलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति या मूल्य की सामाजिक स्थिति में होने वाला हेरफेर या स्थानांतरण सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। अब सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, द टाइप्स ऑफ द सोशल मोबिलिटी। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार है, क्षैतिजीय सामाजिक गतिशीलता हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी और उदग्र सामाजिक गतिशीलता वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता वह है जिसमें एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण होता है। एक व्यक्ति का शास्त्रीय हिंदू धर्म को छोड़कर आर्य समाजी या ब्रह्म समाजी बन जाना, या कलकत्ता से कानपुर आकर बस जाना, या पति अथवा पत्नी के रूप में विवाह के पश्चात एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का सदस्य बन जाना, अथवा एक ही तरह के व्यावसायिक पद पर एक फैक्ट्री या दफ्तर से दूसरी फैक्ट्री या दफ्तर को चले जाना आदि सब क्षैतिज गतिशीलता के ही उदाहरण है। उसी प्रकार सामाजिक गतिशीलता का उल्लेख किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कम्युनिस्ट प्रधान सरकार केरल राज्य से बंगाल में फैल गई, या एक फैशन बंबई से बरेली आ पहुंचा, अथवा दिल्ली में बनी कोई वस्तु मद्रास के बाजार में बिकती है, ये सभी क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के ही उदाहरण हैं। इस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता में मुख्य बात यह होती है कि इसमें एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु की सामाजिक स्थिति में उदग्र दिशा में बिना कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए ही उस व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का स्थानांतरण होता है, अर्थात एक व्यक्ति या वस्तु का समान स्तर वाले समूहों या स्थानों में स्थानांतरण होना ही क्षैतिजीय सामाजिक गतिशीलता है। उदग्र सामाजिक गतिशीलता वह है जिसमें कि एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का स्थानांतरण एक सामाजिक स्तर से अन्य सामाजिक स्तर में होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति का स्थानांतरण लॉटरी जीत जाने के कारण निम्न आर्थिक वर्ग से उच्च आर्थिक वर्ग में हो जाता है, अथवा कोई फैशन उच्च वर्ग से निम्न वर्ग के लोगों में चला जाता है, तो उसे उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। इस अर्थ में उच्च सामाजिक स्थिति से निम्न सामाजिक स्थिति को अथवा निम्न सामाजिक स्थिति से उच्च सामाजिक स्थिति को एक व्यक्ति या वस्तु के स्थानांतरण को ही उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसलिए सोरोकिन ने लिखा है कि स्थानांतरण की दिशा के आधार पर उदग्र सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार हो सकते हैं, ऊर्ध्वगामी और ऊर्ध्वगामी, अर्थात सामाजिक उत्थान और सामाजिक पतन। इस प्रकार की ऊर्ध्वगामी और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता हमें अनेक क्षेत्रों में अतिरिक्त मुख्य आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, एक लखपति व्यक्ति सट्टे में हारकर दिवालिया की स्थिति में उतर आ सकता है,
अथवा एक साधारण आर्थिक हैसियत का व्यक्ति लॉटरी जीतकर लखपति बन सकता है। सोरोकिन ने यह भी लिखा है कि ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के दो प्रमुख स्वरूप है। एक तो विद्यमान उच्च स्थिति समूह में निम्न स्थिति समूह के लोगों की घुसपैठ, और दूसरा ऐसे लोगों द्वारा एक ऐसे नए समूह का निर्माण जो कि विद्यमान स्थिति समूह से उच्च स्तर का हो। उसी प्रकार अधोगामी सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार है। पहला तो समग्र रूप से उच्च स्थिति समूह को नीचे घसीटे बिना एक या कुछ व्यक्तियों का उच्च स्थिति से निम्न स्थिति में गिर जाना। दूसरा एक सामाजिक समूह का समग्र रूप से अधोगमन या अवनति। सोरोकिन ने लिखा है कि प्रथम प्रकार की अधोगामी सामाजिक गतिशीलता एक जहाज से एक व्यक्ति के पानी में गिर जाने के समान है, जबकि दूसरे प्रकार की अधोगामी सामाजिक गतिशीलता से उस संपूर्ण जहाज के अपने समस्त यात्रियों सहित डूब जाने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने, एक जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाने के समान है। व्यक्तिगत स्तर पर ऊर्ध्वगामी और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता के अनेक उदाहरण हमें अपने रोज के जीवन में देखने को मिलते हैं, जैसे लखपति का भिखारी बनना या साधारण व्यावसायिक पद से उच्च अधिकारी के पद पर चले जाने की बात हम प्राय सुनते रहते हैं। पर संपूर्ण समूह की एक साथ ऊर्ध्वगामी या अधोगामी गतिशीलता वास्तव में ऐतिहासिक घटना बन जाती है, और उसके बारे में जानकारी सामाजिक इतिहास के अध्ययन से ही हो सकती है। संपूर्ण समूह की ऊर्ध्वगामी या अधोगामी गतिशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था है। आरंभ में जातीय संरचना के अंतर्गत ब्राह्मणों की स्थिति क्षत्रियों से, जो कि शासक व सैनिक होते थे, ऊंची नहीं थी, पर धीरे धीरे ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति को सब जातियों से ऊपर कर लिया। इस प्रकार प्राचीन काल में संपूर्ण ब्राह्मण जाति की ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता का प्रमाण मिलता है, परंतु आधुनिक समय में उसी ब्राह्मण जाति में अधोगामी सामाजिक गतिशीलता को देखने को मिलती है। इसलिए आधुनिक सामाजिक संरचना में ब्राह्मण जाति की सामाजिक स्थिति अब उतनी ऊंची नहीं है जितनी की पहले थी। वर्तमान युग में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति वाले समूहों की महत्ता बढ़ गई है। आज नए व्यवसाय, नौकरी के अवसर, राजनीतिक समान अधिकारों ने नीची जाति के सदस्यों को उन्नति का अवसर दिया है, जिसके फलस्वरूप एक ही दफ्तर में या एक ही व्यवसाय या सरकार में नीची जाति के सदस्यों को ऊंचे स्थान मिले हुए हैं और ब्राह्मण उनके अधीन काम कर रहे हैं। इस प्रकार जन्म के आधार पर बनी हुई ब्राह्मण जाति की श्रेष्ठता को काफ़ी धक्का लगा है। इसके विपरीत कायस्थों ने अपनी सामाजिक स्थिति का को पर्याप्त उन्नत कर लिया है और जातीय संस्करण में अब वे अपना स्थान ब्राह्मण के बराबर या कम से कम ब्राह्मण के बाद ही होने का दावा करते हैं। उसी प्रकार तथाकथित अछूत जातियों की सामाजिक स्थिति में भी अधोगामी और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता देखने को मिलती है। कहा जाता है कि वैदिक युग से धर्मशास्त्रों के युग तक इन अछूत जातियों की सामाजिक स्थिति बराबर नीचे की ओर गिरती रही है, पर आधुनिक युग में अछूत शब्द का प्रयोग भी बहुत बुरा माना जाता है और इन्हें हरिजन या अनुसूचित जाति के नाम से न केवल संबोधित किया जाता है, अपितु उन्हें अन्य जातियों की भांति समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार देकर उनकी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सचेत प्रयत्न किए जा रहे हैं। यही कारण है कि हरिजन जातियों के अनेक सदस्य आज मिनिस्टर, प्रशासक, उच्च अधिकारी आदि है। अनुसूचित जातियों के में आज निश्चित रूप से ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है।